नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार कदम है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन और अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हूँ रीजनरी मेडिसिन में फॉर पीआरपी और स्टेम सेल के लिए। आज हम बात करेंगे स्टेम सेल के बारे में। हम स्टेम सेल के जो टॉप 10 फैक्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। जब भी हमारे मन में स्टेम सेल के बारे में जब हम सोचते हैं या सुनते हैं तो कुछ क्वेश्चंस उठते हैं, कुछ प्रश्न उठते हैं कि स्टेम सेल वास्तव में है क्या, स्टेम सेल कहाँ से मिलती है, कैसे काम करती है, किन किन चीज़ों में इनको यूज किया जा सकता है और कैसे इनका जो एविडेंस भी है या नहीं है कि वास्तव में ये काम करती हैं, और अगर ये काम करती हैं तो कितने परसेंट फ़ायदा ये मरीज़ को देती हैं, और साथ में इसके क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या रिस्क फैक्टर हैं, वो भी हमारे दिमाग में आते हैं। जो हमारे दिमाग में उठता है कि स्टेम सेल वास्तव में है क्या। स्टेम सेल अनस्पेशलाइज्ड सेल है, जिसका मतलब ये है कि उनका काम निर्धारित नहीं होता है कि भाई वो लीवर की तरह काम करेगी, हार्ट की तरह काम करेगी, ऐसा नहीं है। दूसरा, उनका जो स्पेशलिटी होती है कि वो सेल्फ रिन्यूअल करती हैं, जिसका मतलब है वो एक सेल से दो सेल, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे डिवाइड करती चली जाती हैं। और तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कि स्टेम सेल में ये कैपेसिटी होती है कि वो एक सेल से दूसरे एडल्ट सेल की तरह कन्वर्ट हो सकती है। कि मान लो अगर हम एक स्टेम सेल लेते हैं बोन मैरो से, जिसे हम मेसेंकाइमल स्टेम सेल कहते हैं, वो ली तो हमने बोन से है, बट वो फैट सेल में भी कन्वर्ट हो सकती है, मसल में भी हो सकती है और कार्टिलेज सेल में भी कन्वर्ट हो सकती है। इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि एक अनस्पेशलाइज्ड सेल एक स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो जाती है, कमिटेड हो जाती है कि वो एक तरह का ही काम करेगी। दूसरा क्वेश्चन जो टॉप हमारे दिमाग में आता है कि स्टेम सेल कहाँ से मिलती हैं। हमारे शरीर के डिफरेंट ऑर्गन में स्टेम सेल पाई जाती हैं। जैसे स्टेम सेल के जो कॉमन सोर्सेज जो हमने काफ़ी टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं वो बोन मैरो है, जो कि आपकी पेल्विक बोन होती है, हिप बोन होती है साइड में, वहाँ से लेते हैं। दूसरा, हम चर्बी से लेते हैं, जो कि आपके पेट के जो नीचे का हिस्सा है या आपकी जांघ की थाई का हिस्सा है, वहाँ से लेते हैं। और आजकल जो रिसर्च आ रही है नई नई तरह की, उसमें देखने को मिल रहा है कि जो स्टेम सेल हैं वो हमारे हार्ट में, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, हमारी मसल्स के अंदर, हमारी चमड़ी में, दांतों के कुछ हिस्सों में और इवन ब्रेन के अंदर भी पाई गई हैं। जो स्टेम सेल, तीसरा जो क्वेश्चन उठता है कि स्टेम सेल किस तरह की होती हैं। तो अगर हम मुख्य तौर पे स्टेम सेल को डिवाइड करें तो वो दो तरह की होती हैं। एक होती है जिसे हम कहते हैं एडल्ट स्टेम सेल या सोमेटिक स्टेम सेल, और दूसरी होती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। जब बच्चा माँ के पेट में पलता है, भ्रूण बनता है, तो शुरू के 3 से 5 दिन में जो भ्रूण बनता है उस स्टेज को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। उसमें एक अंदर की जो सेल लाइनिंग होती है वो एक सेल बनाती हैं। उन सेल से जो स्टेम सेल ड्राइव होती हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहलाती हैं, मतलब भ्रूण स्टेम सेल। और ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये एक धारणा होती है या गलत धारणा होती है कि वो बच्चों को जो मर जाते हैं या बच्चों को मार के गर्भ के अंदर उनसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है। जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होती हैं वो जो आईवीएफ क्लिनिक होते हैं, जहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी बनाए जाते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है, तो जो एम्ब्रियो बच जाते हैं या यूज नहीं होते हैं उनको रिसर्च के लिए डोनेट किया जाता है और उससे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बनाई जाती है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो प्लोरीपोटेंट होती हैं। प्लोरीपोटेंट का मतलब ये है कि वो एक सेल जो है हमारी बॉडी की कोई भी कोशिका हो वो उसको बना सकती है। मतलब वो सेल में फैट, चर्बी, हड्डी, किसी भी सेल को हमारे शरीर को बना सकती हैं, और वो काफ़ी लंबे समय तक वो बनाती चली जाती हैं। मतलब एक सेल से दो, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे वो डिवाइड करती चली जाती हैं। दूसरी तरह की सेल होती है एडल्ट स्टेम सेल। कोई भी स्टेम सेल जो 3 से 5 जो अर्ली स्टेज का जो भ्रूण होता है उसके बाद जो ली जाती है वो सब एडल्ट स्टेम सेल होती हैं।
वो एडल्ट स्टेम सेल हमारे डिफरेंट ऑर्गन में, जैसे लीवर, हार्ट, जो मैंने बताया कि अलग अलग सोर्स से ली जाती हैं, वो एडल्ट स्टेम सेल होती हैं। एडल्ट स्टेम सेल मल्टी पोटेंट होती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इनकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की। वो कुछ ही नंबर तक डिवाइड करती हैं, जैसे कि 60 से 65 बार, और उसके बाद वो उनकी डिवाइड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। दूसरा, वो कुछ शरीर के कुछ स्पेसिफिक सेल में ही कन्वर्ट हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक सेल आपके शरीर की किसी भी कोशिका को बना ही देगी। और आजकल रिसर्च से जो तीसरी तरह की सेल जो निकल के आई है, उसको इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपकी एडल्ट सेल को हम लेते हैं और उसमें जो जीन्स होते हैं उसमें जेनेटिक चेंज कर देते हैं, और वो एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की तरह काम करने लग जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो स्टेम सेल हैं, वो सोर्सेज जो होते हैं उसके बेस पे दो तरह से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। अगर वो आपके शरीर से लेके ली जाती हैं तो वो ऑटोलोगस कहलाती हैं। अगर वो किसी दूसरे के शरीर से ली गई हैं या टिश्यू से ली गई हैं तो वो एलोजेनिक सेल कहलाती हैं। यूजली जो कॉमन सोर्स है एलोजेनिक का, वो एम्ब्रियो से, वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होते हैं, उनसे लेते हैं, जो कि रिसर्च के लिए यूज होता है। बट क्लिनिकल यूज़ के लिए यूजली जो प्लेसेंटा है, उसमें लेयर्स होती हैं, एमनियन होता है, उनसे ड्राइव होता है, या अम्बिलिकल कोड ड्राइव स्टेम सेल होती हैं, वो एलोजेनिक सेल होती हैं। अब हम बात करेंगे कि स्टेम सेल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले जो स्टेम सेल का जो यूज किया गया था, वो बोन मैरो से स्टेम सेल लेके यूज किया गया था ल्यूकीमियाज के लिए, जो ब्लड के कैंसर होते हैं। और अब जैसे जैसे रिसर्च बढ़ रही है, अलग अलग सेंटर पे काम हो रहा है, तो अब स्टेम सेल का इस्तेमाल जो है अलग अलग तरह की चीज़ों के लिए हो रहा है। उसमें ओस्टियोआर्थराइटिस हो, जैसे कार्टिलेज उम्र के साथ घिस जाती है, टेंडन के प्रॉब्लम है, लिगामेंट के प्रॉब्लम है, स्पाइन है, उसमें यूज किया जा रहा है। इसके अलावा स्टेम सेल को दिल की जो परेशानियां हैं, जैसे कि अगर किसी को हार्ट फेलियर हो गया है, उसमें यूज़ करते हैं। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होते हैं, जो नस हैं, मसल्स हैं, उनकी जो बीमारियां हैं, जैसे मसल डिस्ट्रोफी है जो कि जन्मजात होती हैं, स्पाइनल कोड इंजरी है, या और कोई भी जो एक्वायर्ड नर्व का डिजीज़ है या मसल का डिजीज़ है, उसमें यूज किया जा रहा है। हालांकि जो रिज़ल्ट हैं वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बट एक आशा की किरण दिखाई देती है कि और आगे रिसर्च से और ज़्यादा क्लिनिकल यूज़ से इसको बेहतर तरीके से यूज किया जा सकेगा। इसके अलावा आँखों में, हार्ट में, आपके गंजेपन के लिए, अगर बाल नहीं आ रहे हैं, उसमें यूज होता है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ जो होते हैं उसमें यूज किया जा रहा है। स्टेम सेल को लैब में भी यूज किया जाता है। ज़्यादातर जो इंड्यूस जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होती हैं, उसमें कैसे एक ड्रग आपकी बॉडी में जाके काम करेगी या कोई एक ट्रीटमेंट काम करेगा, उसके लिए भी यूज किया जा रहा है। इसके अलावा ब्रेन में जो स्ट्रोक होता है, मान लो अगर किसी का जो है पैरालिसिस हो गया, या फिर पार्किंसनिज्म है, जो कि आपकी जो ब्रेन की जो है एजिंग प्रोसेस होती है, उसमें यूज किया जा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ओस्टियोआर्थराइटिस एक बहुत कॉमन समस्या है, जिसमें आपके जोड़ों की जो कार्टिलेज होती है वो धीरे धीरे ख़राब हो जाती है। ज़्यादातर ये फीमेल में पाया जाता है और 50 साल के बाद होता है। ज़्यादातर ये नी को अफेक्ट करता है। ओस्टियोआर्थराइटिस जो है, अगर आपको चोट लगी है और आपकी कार्टिलेज में डैमेज हुआ है, उसकी वजह से भी होता है। ओस्टियोआर्थराइटिस का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर मान लो अर्ली स्टेज ओस्टियोआर्थराइटिस है, तो उसमें ज़्यादातर मरीजों को पेन रहता है चलने में, बैठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, और उन केस में हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके कि भाई वज़न कम करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, मसल को स्ट्रेंथनिंग बढ़ाएं जिससे कि नी को सपोर्ट मिले, फिजियोथेरेपी से और हल्के फुल्के पेन किलर जैसे पैनाडोल है, उनसे फ़र्क पड़ता है। अगर ओस्टियोआर्थराइटिस मिडिल स्टेज होती है तो उस स्टेज में फिजियोथेरेपी काम करती है, बट कुछ मरीजों में काम नहीं करती है। अगर लास्ट की स्टेज है कि भाई आपके जोड़ पूरी तरह जाम है, स्टिफ हैं, पैर टेढ़े हो गए हैं, घुटने टेढ़े हो गए हैं, रात को पेन है, रेस्ट पेन है, चल नहीं पा रहे हैं, उस केस में टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है।
स्टेम सेल का जो रोल है वो शुरू की मतलब अर्ली और जो मिडिल स्टेज है उसमें उसमें हेल्प करता है। नाउ अब हम बात करेंगे स्टेम सेल काम कैसे करता है। ज़्यादातर जो हम देखते हैं सुनते हैं वो दो तरह की जो है हमें वीडियो दिखाई देते हैं। एक होता है जैसे कि भैया मरीज जो है व्हील चेयर पे था, स्पाइनल कोड इंजरी थी और उसको हमने स्टेम सेल दिया, दूसरे दिन ही चलने लगा। या फिर जो है स्पोर्ट्स इंजरी था, जोड़ पोड़े ख़राब हो गए थे, जॉइंट ख़राब हो गए थे, या स्पाइनल कोड इंजरी थी, हमने दिया और चलने लगा। ऐसा नहीं है, ये बीच की स्थिति है। यूजली जब भी कोई जोड़ खराब होता है या कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, स्पाइन हो कहीं भी हो, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो इनिशियल जो इम्पैक्ट होता है, जो इंजरी होती है, वो कारण होता है वो पूरे सिस्टम को ख़राब कर देता है। तो वहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन की स्टेज हो जाती है, मतलब वहाँ पे सूजन होती है। इसके अलावा वहाँ पे कई तरह के इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स होते हैं जिनको हम इंटरल्यूकिन कहते हैं, साइटोकाइन कहते हैं, वो उस एरिया को और ख़राब करते हैं। दूसरा, हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी होती है वो यूजली हमारे को हेल्प करती है, प्रतिरोधक क्षमता देती है, लेकिन कुछ साइटोकाइन ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़्यादा ख़राब करते हैं। तो जो स्टेम सेल का जो रोल है वो तीन तरह पे काम करती है। एक तो जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करती है, दूसरा जो इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड इंजरीज़ हैं उनको कम करती है, और तीसरा वो इन्फ्लेमेशन कम करके इम्यूनो सप्रेशन करके और हीलिंग फैक्टर रिलीज़ करती है और हीलिंग और रीजनरेशन को प्रमोट करती है। यही मैकेनिज़्म ऑस्टियोआर्थराइटिस में काम करता है, यही मैकेनिज़्म बाकी सब चीज़ों में काम करता है। क्या यहाँ पे एविडेंस है? यस, ऑस्टियोआर्थराइटिस में एविडेंस है। लॉन्ग टर्म फॉलो स्टडी भी हैं अप टू 96 वीक, रैंडमाइज स्टडी भी हैं कि जिसमें मरीज को नहीं पता कि भी उसको क्या इलाज दिया गया और ये पाया गया कि ये काम करती है। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो स्टेम सेल हैं वो 6 मंथ से 1 ईयर तक ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन को, सूजन को, जो जोड़ों के जो मूवमेंट हैं उनको इम्प्रूव करती हैं। और ये इफ़ेक्ट जो है 1 से 2 साल और किसी किसी केस में 3 साल तक भी रहता है। स्टेम सेल जो है हम घुटनों में जो देते हैं वो अर्ली और मीडियम स्टेज में देते हैं। यूजली हम 1 से 3 इंजेक्शन देते हैं। डोज काफ़ी वेरिएबल है, 2 मिलियन से लेके 1 ट्रिलियन तक भी दी गई है, बट यूजली जो मिनिमम डोज है जो इफ़ेक्ट लाती है वो 2 मिलियन सेल तक उसमें असर दिखाई देता है। स्टेम सेल क्या एक्सरे में बदलाव लाती हैं, एमआरआई में बदलाव लाती हैं? यूजुअल स्टडी ये कहती हैं कि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आते हैं, बट अभी कुछ ऐसी लेटेस्ट स्टडी आ गई हैं जो ये बताती हैं नहीं, एमआरआई में चेंजेस आते हैं, एक्सरे भी इम्प्रूवमेंट होता है, कार्टिलेज में सूजन कम होती है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, वो बेटर दिखती है, और कुछ मरीजों में जो कार्टिलेज की थिकनेस है वो भी बढ़ जाती है। बट ये जो अच्छा जो असर दिखाई देता है 1 से 2 साल बाद दिखाई देता है। हालांकि इसमें अभी भी काफ़ी काम करना बाकी है, लॉन्ग टर्म फॉलोअप की ज़रूरत है। और अब हम बात करेंगे कि स्टेम सेल बाकी चीज़ों बाकी एरिया में क्या करती है। बाकी एरिया में भी यही काम हो रहा है कि वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, पेन है, फंक्शन है, उसको इम्प्रूव करती है। स्टेम सेल जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में दिया गया है, ज़्यादातर मरीजों को हल्का फुल्का पेन और स्वेलिंग होता है जो कुछ दिनों में 2-3 दिनों में ठीक हो जाता है। उसके लिए हम सिंपल जो है पैनाडोल देते हैं, आइसिंग करते हैं, और लॉन्ग टर्म इसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती हैं। ज़्यादातर जो लोग स्टेम सेल के अगेंस्ट बात करते हैं वो ये बोलते हैं कि स्टेम सेल कैंसर का रिस्क करती है। जो कैंसर का जो थ्योरेटिकल रिस्क है वो अभी तक किसी भी मरीज में देखा नहीं गया है जिनमें एडल्ट स्टेम सेल यूज़ की गई है। जिन पेशेंट में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल यूज़ करते हैं उनमें कैंसर का रिस्क होता है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल डिवाइड होती चली जाती हैं और कोई मैकेनिज़्म नहीं होता है कि वो उसके डिवीज़न को रोके, और जिससे कैंसर का रिस्क बना रहता है। स्टेम सेल का भविष्य क्या है? स्टेम सेल का भविष्य बहुत ही अच्छा है और रिजल्ट जो है हमें अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। हालांकि इसमें अभी भी हमें लॉन्ग टर्म फॉलोअप, लंबी जो स्टडीज़ होती हैं उनको देखने की ज़रूरत है।